जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। आशा है आप लोग मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और छुट्टियों का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। इस समय बेटा हम लोगों का शाम 7 बजे से हिंदी की सीरीज चल रही है और हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में आज हम लोग अंतिम युग पढ़ने जा रहे हैं, नई कविता युग। ये एक मैराथन क्लास आप लोगों का चल रहा है। इसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक ही क्लास में आपका संपूर्ण विषय वस्तु कवर किया गया है। नई कविता योग से मतलब कवि रचनाएं, विशेषताएं, सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। स्कूल प्लस कॉम्पिटेटिव दोनों के लिए है। आशा है आप लोग शाम 6 बजे वाले इंग्लिश ग्रामर की क्लास को का आनंद ले रहे होंगे। अब आज हम लोगों का ये चीज़ समाप्त हो जाएगा और कल से हम लोग हिंदी के व्याकरण को भी शुरुआत करेंगे। बुक मैं आप लोगों का जुलाई से लगभग शुरुआत करूंगा, या हो सकता है और बीच में पहले से ही शुरू कर दूं। तो चलिए तब तक हम लोग यहाँ पर एंजॉय करते हैं। व्याकरण वाले पोर्शन को हम लोग जब कवर किए रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। किताब आसानी से समाप्त हो जाएगा, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग बेटा देखते हैं नई कविता युग। उससे पहले अगर आप लोग अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली समस्त क्लासेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं नई कविता युग में। पहला प्रश्न कह रहा है कि नई कविता का उद्भव किस युग के बाद में हुआ। कौन से युग के बाद में नई कविता का उद्भव होता है? क्या छायावाद से, या फिर द्विवेदी युग से, या फिर रीतिकाल से, या फिर भारतेंदु युग से? तो जो आपका बेटा प्रयोगवाद रहा है, प्रयोगवाद का जो भूमिका बना है वो कहाँ से बना है? तो वो बना है छायावाद से। और प्रयोगवाद पर ही आधारित होकर के नई कविता है। कुछ कवियों का तो ये भी मानना है कि प्रयोगवाद और नई कविता एक ही युग है, अलग अलग युग नहीं है कुछ साहित्यकारों का। इसीलिए वो प्रयोगवाद और नई कविता का युग एक साथ उसमें आप लोगों को देखने को भी मिलता है। तो इसका आप लोगों का ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, छायावाद उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नई कविता आंदोलन, प्रश्न संख्या 2 है, नई कविता आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। कब से माना जाता है? क्या 1936 से, या 1943 से, या 1947 से, या फिर 1959 से? तो बेटा जो नई कविता का आंदोलन है ये तीसरे तार सप्तक से माना जाता है और तीसरा तार सप्तक आया है 1959 में। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि नई कविता के प्रमुख कवियों में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? क्या अज्ञेय सम्मिलित नहीं है, या शमशेर बहादुर सिंह जी सम्मिलित नहीं हैं, या फिर केदारनाथ सिंह सम्मिलित नहीं हैं, या फिर तुलसीदास जी सम्मिलित नहीं हैं? तो नई कविता में बेटा अज्ञेय भी थे, तो ये नहीं हो सकते। शमशेर बहादुर भी थे और केदारनाथ सिंह जी भी थे, लेकिन तुलसीदास जी भक्ति काल के थे। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, तुलसीदास जी नई कविता के कवियों में सम्मिलित नहीं थे। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि तीसरा तार सप्तक किसने संपादित किया था? तो बेटा चाहे पहला तार सप्तक हो, चाहे दूसरा तार सप्तक हो, चाहे तीसरा तार सप्तक हो, एक ही व्यक्ति ने संपादित किया था। तो कौन थे? क्या केदारनाथ अग्रवाल थे, या नागार्जुन थे, या फिर अज्ञेय जी थे, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र थे? तो ये सब बेटा तीनों तार सप्तक अज्ञेय जी ने संपादित किया था, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि नई कविता की मुख्य विशेषता है। नई कविता की मुख्य विशेषता क्या है? क्या श्रृंगार रस की प्रधानता है, या फिर प्रतीकात्मकता और आत्मबोध है, या फिर धार्मिकता है, या फिर वीर रस का वर्णन है? तो बेटा इसमें अगर हम देखें तो इसमें प्रतीकात्मकता और आत्मबोध जो है यही नई कविता की मुख्य विशेषता है। बी वाला विकल्प बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 की नई कविता की प्रमुख विषय है। प्रमुख विषय कौन सा है? भक्ति है, या फिर राष्ट्रवाद है, या फिर आधुनिक व्यक्ति का द्वंद्व है, या फिर प्राकृतिक सौंदर्य है? तो बेटा भक्ति की बात करें तो भक्ति काल में हुआ है। राष्ट्रवाद की बात करें तो राष्ट्रवाद ज़्यादातर आया है भारतेंदु युग में और द्विवेदी युग में। छायावाद युग में रहस्यवाद आ गया है, वहीं से मतलब कमी होने लगी है राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवाद भी नहीं होगा। आधुनिक व्यक्ति का द्वंद्व, हाँ बिल्कुल ये सही है। और प्राकृतिक सौंदर्य जो है ये छायावाद युग की विशेषता रही है। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि चुप अंधेरे में कविता किसकी है। क्या ये अज्ञे जी की रच कविता है, या केदारनाथ सिंह की कविता है, या शमशेर बहादुर सिंह की कविता है, या फिर धर्मवीर भारती की कविता है। तो चुप अंधेरे में ये कविता है बेटा अज्ञे जी की कविता। ये किसकी कविता है? ये अज्ञे जी की कविता है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि नई कविता को प्रोत्साहन किस काव्य संग्रह से मिला। क्या तार सप्तक से मिला, या फिर यामा से मिला, या फिर गुलाब और बुलबुल से मिला, या फिर रस की पहचान से मिला। तो बेटा तार सप्तक से ही नई कविता का आंदोलन शुरू हुआ, नई कविता शुरू हुई, इसलिए यहाँ पर आपका तार सप्तक उत्तर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 के लिए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि यामा किसकी रचना है। यामा किसकी रचना है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए तुरंत। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है एक दिन बोलेंगे पेड़ कविता के कवि कौन हैं। तो क्या केदारनाथ सिंह हैं, या फिर शमशेर बहादुर सिंह हैं, या फिर अज्ञे जी हैं, या फिर रघुवीर सहाय हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़ इसके रचनाकार कौन हैं। तो एक दिन बोलेंगे पेड़ इसके रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह जी। प्रश्न संख्या 9 के लिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि नई कविता का संबंध विशेष रूप से किस विधा से है। क्या ये गद्य विधा से है, या पद्य विधा से है, या नाटक से है, या उपन्यास से है। तो गद्य, नाटक, उपन्यास इसमें कविता की बात ही नहीं होती है, लेकिन पद्य जो है इसमें कविता की बात होती है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब तक बेटा जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास आप लोग शेयर भी कर दीजिए। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 11 है कि बूंद और समुद्र किस कवि का काव्य संग्रह है। क्या ये अज्ञे जी का है, या फिर शमशेर बहादुर सिंह का है, या फिर रघुवीर सहाय जी का है, या फिर केदारनाथ सिंह जी का है। तो किसका है बेटा। तो बूंद और समुद्र ये रचना अज्ञे जी की है। ये किसकी रचना है बूंद और समुद्र। ये अज्ञे जी की रचना है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि नई कविता का प्रमुख कवि कौन है जिसे प्रतीकवादी कहा गया है। प्रतीक और बिंब का प्रयोग नई कविता में हुआ है और प्रयोगवाद में भी खूब हुआ है। तो इसमें किसे कहा गया है। क्या केदारनाथ अग्रवाल हैं, या फिर अज्ञे हैं, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र हैं, या फिर नागार्जुन जी हैं। तो बेटा अज्ञे जी जो हैं, अज्ञे जी को ही प्रमुख कवि कहा गया है, जो प्रतीकवादी कवि भी इन्हें कहा जाता है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है। प्रश्न संख्या 13 क्या है कि उजली आग कविता किसकी रचना है। उजली आग क्या ये रघुवीर सहाय का है, या फिर केदारनाथ सिंह जी का है, या फिर शमशेर बहादुर सिंह जी का है, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। तो बेटा उजली आग जो कविता है ये शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। ये किसकी कविता है। शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता है। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहा गया है कि हंसते हैं रोते हैं कविता किस युग की है। तो हंसते हैं रोते हैं क्या ये छायावाद का है, या फिर प्रगतिवाद का है, या फिर नई कविता का है, या फिर रीतिकाल का है। तो बेटा हंसते हैं रोते हैं ये कविता कब की है। ये कविता है नई कविता युग का, यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 15 कह रहा है काठ की घंटियां किस कवि की रचना है। क्या ये अज्ञे जी की रचना है, या केदारनाथ सिंह की रचना है, या फिर रघुवीर सहाय की रचना है, या फिर शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। काठ की घंटियां ये एक आलोचनात्मक रचना है बेटा। कविता तो है लेकिन इसमें आलोचना बताई गई है, कमियों को बताया गया है, और ये रचना है रघुवीर सहाय जी की। रघुवीर सहाय यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है दिन एक नदी बन गया है कविता के रचयिता हैं। दिन एक नदी बन गया है कविता के रचयिता कौन हैं। क्या अज्ञे जी हैं, या फिर केदारनाथ सिंह जी हैं, या फिर रघुवीर सहाय जी हैं, या फिर धर्मवीर भारती जी हैं। तो दिन एक नदी बन गया बेटा इसके रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह जी। कौन है। केदारनाथ सिंह जी। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि नई कविता युग का कालखंड है, मतलब कब से कब तक माना जाता है। 1930 से 1950,
या फिर 1943 से 1960, या फिर 1959 से 1970, या फिर 1952 से 1980। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि तीसरे तार सप्तक से नई कविता का आरंभ माना जाता है और तीसरा तार सप्तक 1959 में आता है। एक ही विकल्प है 1959 से 1970। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नई कविता के लिए। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है बेटा? प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्या अज्ञेय जी ने किया था, या रामविलास शर्मा ने किया था, या फिर नामवर सिंह ने किया था, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र ने किया था? तो किसने किया था बेटा? तो नई कविता शब्द का प्रयोग सबसे पहले नामवर सिंह जी ने किया था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है? ये बहुत ही आसान है कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं थी, मतलब कितने कवियों की कविताएं होती थी? 5 लोगों की, या 7 कवियों की, या 8 कवियों की, या 10 कवियों की? सप्तक, सप्तक मतलब 7। तो इसमें कितने कवियों की रचनाएं होती थी? 7 कवियों की रचनाएं होती थी। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, प्रश्न संख्या 20 कि निम्न में से कौन नई कविता के कवि नहीं हैं? क्या अज्ञेय जी नहीं हैं, या तुलसीदास जी नहीं हैं, या शमशेर बहादुर सिंह जी नहीं हैं, या फिर रघुवीर सहाय जी नहीं हैं? तो कौन नहीं है बेटा नई कविता युग के? तो देखिए अज्ञेय थे, शमशेर बहादुर सिंह भी थे, रघुवीर सहाय भी थे, लेकिन तुलसीदास जी ये भक्ति काल के थे। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब तक बेटा जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दीजिए और कल से आप लोगों का संधि का क्लास शुरू किया जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहे हैं? प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि मैं समय के सामने आंखें खोलता हूँ। मैं समय के सामने आंखें खोलता हूँ, ये किसकी रचना है? क्या अज्ञेय जी की रचना है, या धर्मवीर भारती की रचना है, या फिर केदारनाथ सिंह जी की रचना है, या शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है? तो बेटा मैं समय के सामने आंखें खोलता हूँ, ये रचना है अज्ञेय जी की। ये किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि नई कविता की भाषा शैली है, क्या संस्कृत निष्ठ है, या सरल और बिंबात्मक है, या फिर फारसी मिश्रित है, या फिर ठेठ अवधि है? तो बेटा जो नई कविता की भाषा शैली है वो सरल बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि कल्पना और यथार्थ का समन्वय किस युग की विशेषता है? तो कल्पनाओं का और यथार्थ का जो समन्वय किया गया है, क्या ये भक्ति काल में किया गया है, या रीति काल में किया गया है, या फिर नई कविता में किया गया है, या फिर द्विवेदी युग में किया गया है? तो कल्पना और यथार्थ का जो समन्वय है बेटा ये नई कविता में किया गया है। भक्ति काल में भक्ति की बातें हुई है, रीति काल में लक्षण ग्रंथों की बातें हुई हैं, और द्विवेदी युग में भी इसकी बात नहीं हुई है। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 24 है आत्मसंघर्ष और आधुनिक बोध किस युग में मुख्य है? क्या छायावाद युग में मुख्य है, या प्रगतिवाद युग में मुख्य है, या नई कविता युग में मुख्य है, या फिर प्रयोगवाद में मुख्य है? तो आत्मसंघर्ष और आधुनिक बोध ये बेटा नई कविता युग में इसके मुख्यता रही है। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि नई कविता में किस कविता को मानव पीड़ा की अभिव्यक्ति माना गया है? मतलब कौन सी कविता है जिसे मानव पीड़ा की अभिव्यक्ति बताया गया? क्या अंधेरे में रहा है, या फिर उजली आग है, या फिर चुप अंधेरे में है, या फिर बूंद और समुद्र है? तो बेटा जो चुप अंधेरे में है इसे ही मानव पीड़ा की अभिव्यक्ति माना गया है। लेकिन ये है किसका? तो ये अज्ञेय जी की रचना है। किसकी रचना है? चुप अंधेरे में, ये अज्ञेय जी की रचना है और इसमें मानव पीड़ा को इन्होंने प्रकट किया है। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है धूप के अंधेरे में, धूप के अंधेरे में कविता किसकी रचना है? क्या केदारनाथ सिंह जी की है, या धर्मवीर भारती की है, या फिर अज्ञेय की है, या फिर रघुवीर सहाय जी की है? तो धूप के अंधेरे में किसकी रचना है बेटा? तो ये रघुवीर सहाय जी की रचना है। किसकी रचना है? रघुवीर सहाय जी की ये रचना है। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 27 है कि शब्द और मौन की द्वंद्वात्मकता
किसकी कविता में है? शब्द और मौन की द्वंद्वात्मकता किसकी कविता में है? क्या शमशेर बहादुर सिंह में है, या फिर अज्ञे जी में है, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र में है, या फिर केदारनाथ सिंह में है? तो शब्द और मौन की जो द्वंद्वात्मकता रही है बेटा, ये शमशेर बहादुर सिंह जी की कविताओं में देखने को मिलती है। तो ए वाला विकल्प, द्वंद्वात्मकता मतलब विरोध, कि चुप रहा जाए यानी शब्दों को, या फिर शब्दों को बोला जाए, ये विरोध किस में है? ये तो ये इसी में उलझे हुए हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष को नई कविता की शुरुआत मानी जाती है। कौन से तार सप्तक को? क्या 1943 को, या 1945 को, या 1947 को, या 1951 को? अब देखिए, आप सोचेंगे कि सर जी तीसरे तार सप्तक से बताए हैं और तीसरा तार सप्तक 1959 में आता है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो बेटा जब ऐसी स्थिति बनेगी तो आप वहाँ पर पहले तार सप्तक को बताना, क्योंकि हमने क्या कहा कि कुछ लेखकों और कवियों का मानना है कि जो प्रयोगवाद और नई कविता दोनों एक साथ शुरुआत हुई है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ए विकल्प सही होता है। और जब 1959 मिलेगा तो वही बताया जाएगा। प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि नई कविता का मूल आधार है। क्या मिथक है, या धर्म है, या यथार्थ और आत्मा अनुभूति है, या रीतिपरक सौंदर्य है? तो नई कविता का जो मूल आधार है बेटा, वो यथार्थ और आत्मानुभूति है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि नई कविता में किस तत्व को विशेष महत्व मिला? क्या कल्पना को विशेष महत्व मिला है, या इतिहास को मिला है, या आत्मबोध को मिला है, या फिर प्रकृति को मिला है? तो जो विशेष तत्व महत्व मिला है बेटा, वो आत्मबोध को मिला है। किसे मिला है? आत्मबोध को। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अब तक अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए बेटा, क्योंकि लाइक करना अच्छी बात होती है और अच्छे बच्चे अच्छी बातों से कभी भी पीछे नहीं होते हैं। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, जोरदार तरीके से शेयर भी कर दीजिए। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 31 क्या कह रहा है कि मुक्ति बोध किस युग के कवि हैं जो नई कविता से भी जुड़े माने जाते हैं? मुक्ति बोध जी क्या छायावाद से थे, या प्रगतिवाद से थे, या नई कविता से थे, या फिर द्विवेदी युग से थे? तो मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध जी बेटा प्रगतिवाद से भी थे, और ये प्रयोगवाद से और नई कविता युग से भी जुड़े हुए थे। तीनों युगों में थे, तो इसलिए बी वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि आम आदमी की पीड़ा का मार्मिक चित्रण किस कवि ने किया है? आम आदमी की मार्मिक पीड़ा का, जैसे कोई साधारण व्यक्ति है उसकी पीड़ा का मार्मिक चित्रण किसने किया है? क्या शमशेर बहादुर सिंह जी ने, या फिर अज्ञे जी ने, या फिर रघुवीर सहाय जी ने, या फिर केदारनाथ सिंह जी ने? तो किसने किया है बेटा? तो ये किया है रघुवीर सहाय जी ने, सबसे ज़्यादा इसका वर्णन किया है। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है, प्रश्न संख्या 33 है कि त्रिकालदर्शी दृष्टि किस युग की विशेषता है? त्रिकालदर्शी मतलब अतीत का भी वर्णन करे, भविष्य का भी वर्णन करे और वर्तमान का भी वर्णन करे, तीनों कालों को देखे। तो क्या ये भक्ति काल में रहा है, या रीति काल में रहा है, या छायावाद युग में रहा है, या नई कविता में रहा है? तो ये विशेषता बेटा किस में रहा है? ये नई कविता में रहा है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि नई कविता में बिंब योजना और प्रतीक का प्रयोग किस युग की और किस कवि की विशेषता है? कौन से कवि की ये विशेषता है? क्या ये केदारनाथ सिंह जी का है, या रघुवीर सहाय जी की विशेषता रही है, या शमशेर बहादुर सिंह की विशेषता रही है, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र जी की विशेषता रही है? तो ये विशेषता बेटा शमशेर बहादुर सिंह जी की रही है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि साहित्य में आत्मबोध की अवधारणा किस युग में विकसित हुई? मतलब साहित्य से आत्मबोध की अवधारणा है तो वो कौन सा है? क्या छायावाद युग है, या प्रगतिवाद युग है, या नई कविता युग है, या फिर प्रयोगवाद? तो ये बेटा साहित्य से आत्मबोध की जो अवधारणा आई है ये नई कविता युग में विकसित हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि हवा में हस्ताक्षर किस कवि का संग्रह है? हवा में हस्ताक्षर एक कविता है, ये किसकी संग्रह है?
क्या ये अज्ञे जी का है, या रघुवीर सहाय जी का है, या शमशेर बहादुर सिंह का है, या फिर धर्मवीर भारती जी का है? किसका है बेटा? तो ये हवा में हस्ताक्षर जो कविता है ये रघुवीर सहाय जी का है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर देते रहें, कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर बताते रहें। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि गृह प्रवेश कविता किसकी है? क्या ये धर्मवीर भारती की है, या केदारनाथ सिंह की है, या शमशेर बहादुर सिंह की है, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र जी की है? तो ये किसकी कविता है बेटा? कौन सी? गृह प्रवेश। गृह प्रवेश कविता है किसकी? तो ये है केदारनाथ सिंह जी की। किसकी है बेटा? ये केदारनाथ सिंह जी की कविता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 38 कह रहा है, सर एक मिनट, हाँ, प्रश्न संख्या 38 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 38 कह रहा है नई कविता के कवियों ने किस माध्यम से अधिक आत्मा अभिव्यक्ति दी है? कौन से माध्यम से? मतलब क्या उन्होंने गीत खूब लिखे हैं, या मुक्त छंद लिखे हैं, या छंदबद्ध कविता लिखी है, या फिर दोहा लिखा है? तो बेटा जो नई कविता युग है, चाहे प्रयोगवाद हो, इस सब में ज़्यादातर मुक्त छंद लिखा गया है, मुक्तक छंद में लिखे गए हैं। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 38 के लिए। प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि नई कविता में प्रयुक्त प्रमुख शैली है। कैसी शैली है? क्या उपदेशात्मक है, या प्राचीन शैली है, या संवादात्मक है, या फिर मनोविश्लेषणात्मक है? तो बेटा जो नई कविता युग है इसमें मनोविश्लेषणात्मक शैली अर्थात मन का विश्लेषण किया गया है, सबसे ज़्यादा आत्मबोध के बारे में बात की गई है। तो इसलिए आपका ये 39 का डी वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 40 कह रहा है निम्न में से कौन नई कविता आंदोलन से जुड़े नहीं थे? कौन नहीं जुड़े थे? क्या अज्ञे जी नहीं जुड़े थे, या केदारनाथ सिंह जी नहीं जुड़े थे, या निराला जी नहीं जुड़े थे, या रघुवीर सहाय जी नहीं जुड़े थे? तो नई कविता में अज्ञे थे, केदारनाथ सिंह भी थे, रघुवीर सहाय भी थे, लेकिन निराला जी ये छायावाद युग के हैं। ये किस युग के बेटा? तो ये छायावाद युग के हैं, इसलिए सी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। और अगर अब तक आप सब लोगों ने बेटा क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, ज़रूर लाइक कर दीजिए। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 41 क्या कह रहा है कि नई कविता में किस पक्ष को विशेष रूप से उभारा गया है? कौन से पक्ष को उभारा गया? क्या धार्मिकता को उभारा गया है, या फिर शौर्य को उभारा गया है, या मानवीय संवेदना को उभारा गया है, या फिर प्रकृति को उभारा गया है? तो बेटा जो नई कविता युग है इसमें मानवीय संवेदना को उभारा गया है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर अभी तक क्लास में को आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, जल है जहाँ किसका कविता संग्रह है? जल है जहाँ किसकी कविता संग्रह है? क्या ये शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता संग्रह है, या फिर ये रघुवीर सहाय का कविता संग्रह है, या फिर केदारनाथ सिंह जी का है, या फिर धर्मवीर भारती का है? तो बेटा जल है जहाँ ये रचना किसकी है? ये है केदारनाथ सिंह जी की रचना। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि नई कविता के प्रमुख आलोचक कौन थे? जो आलोचना करते थे, उसकी कमियों को बताते थे, तो वो कौन थे? क्या वो रामविलास शर्मा जी थे, या फिर नामवर सिंह जी थे, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे? अब जैसे ही आप इतने कवि लेखकों को देखते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी तो आलोचक थे, लेकिन ये नहीं है इसके। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी आलोचना लिखी है, लेकिन इन्होंने भी नई कविता की आलोचना नहीं लिखी है। और रामविलास शर्मा को कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, इन्होंने भी नहीं लिखा है, लेकिन नामवर सिंह जी इसके प्रमुख आलोचक रहे हैं। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 44, एक खंडहर की डायरी। एक खंडहर की डायरी किस कवि की रचना है? क्या ये केदारनाथ सिंह जी की रचना है, या फिर धर्मवीर भारती की रचना है, या फिर शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, या फिर अज्ञे जी की रचना है? तो बेटा अभी हम लोग सोचेंगे कि ये तो या तो अज्ञे होंगे, नई कविता की बात हो रही, या फिर शमशेर बहादुर सिंह होंगे, तो ये दोनों नहीं हैं। केदारनाथ सिंह तो पक्का होंगे, तो ये भी नहीं है।
ये अज्ञेय जी, धर्मवीर भारती मतलब शमशेर बहादुर सिंह या केदारनाथ सिंह नहीं है। इसके कौन है बेटा? तो इसके हैं धर्मवीर भारती जी। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 45 कह रहा है, गुनगुना रहा हूँ मैं किस कवि की रचना है? गुनगुना रहा हूँ मैं, क्या ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, या फिर अज्ञेय जी की रचना है, या फिर केदारनाथ सिंह की रचना है, या फिर रघुवीर सहाय जी की रचना है? तो बेटा ये किसकी रचना है? तो ये है भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना, गुनगुना रहा हूँ मैं। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि आत्माभिव्यक्ति और आत्मसंघर्ष नई कविता की विशेषता है, क्योंकि क्यों विशेषता है? इसमें आध्यात्मिक तत्व है, या फिर इसमें लोकगीतों का समावेश है, या फिर इसमें व्यक्ति की निजी पीड़ा और मनोदशा को प्रस्तुत किया गया है, या फिर इसमें भक्ति है? तो बेटा इसमें क्या किया गया है? इसमें व्यक्ति की निजी पीड़ा और मनोदशा का वर्णन किया गया है, इसीलिए ये इसकी प्रमुख विशेषता रही है। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 47 कह रहा है, बचपन बचपन कविता किसकी रचना है? क्या ये धर्मवीर भारती जी की रचना है, या फिर रघुवीर सहाय जी की रचना है, या फिर केदारनाथ सिंह जी की रचना है, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है? तो बचपन जो कविता है बेटा, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। डी वाला विकल्प आपका इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि नई कविता का वैशिष्ट्य है। वैशिष्ट्य मतलब विशेषता। विशेषता क्या है नई कविता का? क्या शौर्य वर्णन है, या मिथकीय कल्पना है? मिथकीय मतलब झूठी कल्पना, या फिर यथार्थ व आत्माभिव्यक्ति है, या फिर श्रृंगार वर्णन है? तो बेटा नई कविता में यथार्थ व आत्माभिव्यक्ति का वर्णन किया गया है, ये इसकी एक प्रमुख विशेषता रही है, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद की कविता किस युग को कहा गया है? क्या प्रगतिवाद को कहा जाता है, या प्रयोगवाद को कहा जाता है, या नई कविता को कहा जाता है, या फिर भारतेंदु युग को कहा जाता है? किसे कहा जाता है स्वतंत्रता के बाद की कविता? तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है बेटा, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। प्रगतिवाद का जो प्रयोग हुआ है वो बहुत पहले हुआ है। प्रयोगवाद स्वतंत्रता के पहले से ही शुरू हो गया, 1943 से ही, तो स्वतंत्रता के बाद तो हुआ नहीं। भारतेंदु युग उस समय था जब पूरा देश हमारा गुलाम था, तो यानी ये तीन नहीं होंगे। तो स्वतंत्रता के बाद जो पूरी तरीके से इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सी कविता रही है? तो सी वाला विकल्प आपका रहा है, नई कविता का युग रहा है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 50 और इस सेशन का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? नई कविता युग के कवियों का प्रमुख सरोकार क्या रहा है? देवताओं की स्तुति इन्होंने किया है, या ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किया है, या फिर सामान्य जन जीवन की संवेदना का बात किया है, या फिर नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है? तो इन्होंने बेटा देवताओं की स्तुति नहीं की है, ना ही ऐतिहासिक वर्णन किया है, और ना ही हीरोइन यानी नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है। इन्होंने सामान्य जीवन की संवेदना का वर्णन किया है। सी वाला विकल्प आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बेटा ये हम लोगों के आज के महत्वपूर्ण सीरीज थे। अगर आप लोगों ने अब तक क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इस क्लास को बेटा जिन लोगों ने अभी तक भी लाइक नहीं किया है अब लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्लास अब तो एंड हो चुकी है। इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, वो चाहे कंपटीशन की तैयारी करने वाले हों, चाहे वह बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हों। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको के कुल कितने प्रश्न सही गए हैं, और आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।